नमस्कार बच्चों। अब आज हम वे आंखें का अगला पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट पोएम हमारी क्या है। उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अब देखिए, अब यहाँ पे कभी क्या कह रहे हैं, उजरी अर्थात उजली या सफेद, सिवा बिना, हम कहते हैं ना इसके सिवा अर्थात इस बिना, दुहाने दूध दुहने के लिए, अह हा आंखों में नाचना, बार बार सामने आना। अर्थात आंखों में नाचना अर्थात कोई भी चीज का बार बार सामने आना। अब देखिए, अब इसमें सुमित्रा नंदन पंत क्या कहना चाह रहे हैं। किसान को अपनी उजली सफेद गाय, अब उजली किसके लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे, गाय के लिए। किसान को अपनी उजली सफेद गाय से अत्यंत स्नेह था, अर्थात उसे बहुत ज्यादा अपनी गाय से प्यार था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अर्थात जितना किसान को अपनी गाय से प्रेम था, उतना ही गाय को भी किसान से प्रेम था। अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दुहने के लिए नहीं आने देती थी। अर्थात गाय किसकी हैबिचुअल थी, किसकी आदि थी, किसान की। तो वह किसान के सिवा किसी को भी अपना दूध निकालने नहीं देती थी। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है, अर्थात बार बार उसे अपने गाय की याद आती है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार आज उजड़ गया है, परंतु उसे उसकी याद बरबस आती रहती है। भले ही उसका जो सुखमय संसार था वह सब जमींदारों ने उजाड़ दिया है, लेकिन उसको अपने उस सुखमय संसार की याद आती है। अब देखिए, किसान के ममतामय किंतु दयनीय जीवन का चित्रण मार्मिक बन पड़ा है। अर्थात यहाँ पे किसकी जीवन शैली दिखाई हुई है, किसान की ममतामय और दयनीय शैली। प्रश्न शैली है, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्रश्न किया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी शैली है, प्रश्न शैली है। आंखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार देखिए, किसे कब दुहाने आने में अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार कैसे आप कहेंगे, जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर मैत्री का सौंदर्य है। अब देखिए नेक्स्ट पोएम। बिना दवा दर्पण के घर धरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब दुधमुही बिटिया किसको कहा है, किसान की दुधमुही बेटी को। अब देखिए, दवा दर्पण, दवा आदि, धरनी अर्थात पत्नी, धरनी किसको कहा गया है, पत्नी को। स्वर्ग चली, स्वर्ग चलना अर्थात मर गई। दुधमुही अर्थात नन्ही दूध पीती। अब देखिए, किसान की पत्नी, अब देखिए किसान के पास कुछ भी नहीं बचा था, तो उसकी पत्नी के लिए क्या हुआ, दवा भी उसे प्राप्त नहीं थी, तो किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में ही मर गई। वह इतना फटे हाल था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं कर पाया। अब उसको इस हालत में किसने पहुंचाया था, जो जमींदार लोग थे। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूध पर आश्रित उसकी नन्ही बिटिया की समुचित देखभाल नहीं हो पाई, अतः उस बेचारी की भी अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार यातनाओं से ने उसे घेर लिया, किसे, किसान को। अब देखिए, किसान की फटेहाली अर्थात गरीबी और विवशता का यह चित्रण अत्यंत करुणामय है। करुणामय अर्थात दुख भरा। उसके देखते ही देखते पत्नी तथा बिटिया का मरना हृदय को दहला देता है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। उसका घर परिवार, उसकी खेती बाड़ी सब उससे उजड़ जाती है। भाषा भाव के अनुरूप तथा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल ढली हुई है। पत्नी की जगह धरनी
स्वर्ग की जगह स्वर्ग आदि शब्दों का प्रयोग है। अब देखिए, आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार दवा दर्पण। नेक्स्ट पोएम। घर में विधवा रही पोतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन पकड़ मगाया कोताल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब देखिए, पोतोहू अर्थात पुत्रवधू, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी के समान शुभ, पति घातिन पति की हत्या करने वाली, कोताल अर्थात थानेदार। अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाह रहे हैं? उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू शेष बच रही थी। अब क्या बची थी? सिर्फ विधवा पुत्रवधू, पुत्रवधू अर्थात पुत्र की पत्नी। यद्यपि उसे पति घातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था, पर अब वह इस घर की गृह लक्ष्मी के समान थी। उसे भी एक दिन कोताल ने बुलाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। अर्थात उसको थानेदार ने अपने पास बुलाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लूट पीट कर नितांत अकेला रह गया। जो उसकी बहू भी थी, वो भी शर्म के कारण क्या हुआ, उसने कुएं में खुदकुशी कर ली। और बेचारा किसान क्या हुआ, हमेशा के लिए अकेला रह गया। और देखिए, किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्मस्पर्शी वर्णन है। पत्नी की हत्या के लिए बेकसूर पत्नी पर दोष मढ़ दिया। इससे किसानों की नारी विषयक दृष्टि का पता चलता है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। इसे पढ़कर आंखों के सामने कुएं में डूबकर मरती नारी का चित्र साकार हो उठता है। पोतोहू, लक्ष्मी, कोतहाल जैसे शब्द ग्रामीण अंचल से उठाए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पोएम। खैर पैर की जूती जोरू ना सही, एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब देखिए, पैर की जूती अर्थात अपेक्षित तिरस्कृत, जोरू पत्नी, सुध अर्थात याद, सांप लौटते अर्थात जलन होती, फटती छाती बहुत दुख होता। अब ये यहाँ पे किसको, किसान को अपने समय को देख के, जो उसका खुशहाल जीवन था उसको देखकर उसे क्या होता है, उसके छाती में दुख हो रहा है, अर्थात उसे जलन हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, पत्नी मेरी तो मर गई, उसका मरना उतना कष्टकर नहीं था। अब पत्नी तो ऐसा किसान कह रहा है कि पत्नी मेरी तो मर गई, उसका मरना उतना कष्टकर नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल ले। अर्थात यहाँ पे ग्रामीण सोच का वर्णन हुआ है कि पत्नी ना रहने पर पति दूसरी शादी भी कर लेता है, तो एक नहीं रही तो दूसरी भी आ जाएगी, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता है। परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन पीड़ित हो उठता है। वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसका दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया। अब देखिए, किसान पत्नी को पैर की जूती के समान तुच्छ मानते हैं। इस तथ्य का उद्घाटन हुआ। वे पुत्र को अधिक महत्व देते हैं। पुत्र उसके जीवन का आधार था। सांप लौटना, छाती फटना तथा पैर की जूती होना, तीनों मुहावरों का प्रयोग बहुत मार्मिक बन पड़ा है। भाषा ग्रामीण अंचल को साकार करने वाली है। छोटे छोटे शब्दों के कारण अभिव्यक्ति के प्रभाव आ गया है। अब देखिए लास्ट पोएम। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर तक एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में
गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती। अब देखिए, स्मृति अर्थात याद, तुरंत अर्थात शीघ्र, शून्य अर्थात आकाश, चितवन अर्थात दृष्टि। अब देखिए, किसान जब अपने गत वैभव और सुख को याद करता है, अर्थात जो उसकी पहले की जिनके पास सब कुछ था, घर परिवार खेती गाय भैंस जिससे वो जुड़ा हुआ था, वो सब कुछ था, तो उसका जीवन उस समय क्या था, सुखमय था, वैभव प्राप्त था। अर्थात उस सुखमय जीवन को वो याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है, उसकी आंखों में चमक भर आती है। अर्थात सोचने मात्र से ही अपने अतीत को जब वो सोचता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, उसे अपने खेत गाय पुत्र पत्नी बिटिया पुत्र वधू की कल्पना सुख देने लगती है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चितवन में उतरती है तो उसकी नजरें कहीं शून्य में गड़ी रह जाती हैं, उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है। जितना वो सुखमय जीवन को याद कर रहा था, धीरे धीरे जब उस कल्पना से वो बाहर आता है तो उसका जीवन उसे नष्ट दिखाई देता है, तो वे सब स्मृतियां उसके लिए दुखदाई बन जाती हैं। किसान का जीवन ऐसा सुखमय है कि उसे यथार्थ जीवन में तो दुख मिलता ही है, कल्पना में भी उसे दुख मिलता है। अब देखिए, किसान का दुख कितना है, किसान का जीवन ऐसा दुखमय है कि उसे यथार्थ जीवन में तो दुख मिलता ही है, कल्पना में भी दुख मिलता है। जब वो सोचता है तो उसमें भी उसे दुख होता है। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है। यह अत्यंत सुंदर उपमा है, भाषा अत्यंत संक्षिप्त है, लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है, तुरंत शब्द का सौंदर्य देखते ही बनता है। धन्यवाद।